नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑनलाइन स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। कुछ घटनाएं घटित हो चुकी थी, कुछ तिथियों की चर्चा कर ली थी, कुछ तारीखों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, कुछ के बारे में अब चर्चा करेंगे। हमने चर्चा की थी संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उनके बारे में। हमने देखा था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अंदर हमने देखा था कि पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इसके बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसके बाद हमने ये कहा था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो हमने स्वीकार किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव हमने स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी। आगे हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बाद की जो घटनाएं हैं उसके बाद की बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में बात करेंगे कि महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी है। संविधान सभा के चुनाव जो होते हैं जुलाई अगस्त के माह में होते हैं। जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं और इनका जो परिणाम आता है, और परिणाम आने के बाद जो अलग अलग हमने सीटें देखी थी, बंटवारा देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया जाता है और प्रस्ताव रखा जाता है और स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। ये बात हमने, इसके बाद हमने ये देखा था प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, प्रारूप समिति इसका नाम कहते हैं। हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। भारत, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। तो 14 और 15 मिला लें तो 29 होता है। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर बनाए जाते हैं। इनका काम था मसौदा तैयार करना, इनका काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, इनका काम था पांडुलेखन। देखो, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ये एक ही है, प्रारूप समिति को ही कहा गया है। आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आगे इसमें सदस्य कौन थे, क्या क्या भूमिका थी, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारा संविधान बन के तैयार कब हो गया? हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान बन के तैयार हो गया, अर्थात अभी लागू नहीं हुआ था क्योंकि हमने 26 जनवरी को लागू करना था। इसीलिए हमने क्या, इसे अंगीकार किया, अर्थात इसके कुछ अंगों को लागू किया, अर्थात कुछ अनुच्छेदों को लागू किया था। इसीलिए इसे अंगीकार या अंगीकृत कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर यानी बर्थडे पर भारत सरकार द्वारा जो 26 नवंबर को प्रत्येक दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और ये कब किया? 2015 से शुरू किया गया कि हम प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। और ये शुरू हुआ था 2015 में। ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अर्थात 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, वहाँ से हमने ये मनाना शुरू किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है, अर्थात भारत गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है। उससे पहले हमने अंतिम बैठक कर ली थी। 24 जनवरी को हमने अपनी अंतिम बैठक कर ली थी और उसी समय भारत के राष्ट्रपति भी बनाए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति बना दिए जाते हैं। और यहाँ से हम भारत के जो गवर्नर जनरल का पद होता है उसको भी हम समाप्त कर देते हैं। आगे की प्रक्रिया हमारे राष्ट्रपति के माध्यम से संपूर्ण होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं संविधान लागू कब हुआ था,
लागू होने की तिथि आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, अर्थात गणतंत्र हो गया था, गणतंत्र हो गया था। अब देखो, गणतंत्र और एक स्वतंत्र और एक लोकतंत्र, लोकतंत्र, देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गण का मतलब भी लोग होता है और लोक का मतलब भी लोग होता है। लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन। गणतंत्र का मतलब भारत का जो सबसे बड़ा पद है, जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, वो लोगों द्वारा चुना जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। भारत में अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का पद चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी लोग अपने बीच में से क्या करते हैं, अपने बीच में से एक व्यक्ति को चुनते हैं। ये वंशवाद पर आधारित नहीं है, किसी राजा के समान, जैसे राजा का पुत्र ही राजा बनता था वैसे नहीं है। कोई भी व्यक्ति योग्यता जो रखता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया था, जबकि हम स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हो गए थे। स्वतंत्र का मतलब होता है हमें जो गुलामी से मुक्ति मिल गई थी, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, उसके बाद हमें मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं, जो संविधान हम बात कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान को तैयार कर दिया और संविधान को पढ़ना शुरू किया। पेपर में बहुत बार पूछा है कि संविधान सभा का वाचन कितने चरणों में हुआ था, तो संविधान सभा का वाचन 3 चरणों में हुआ था। वो 3 चरण कौन कौन से हैं, इनकी तारीखों को भी ध्यान रखना है अपने। तारीख, हम संविधान का वाचन शुरू करते हैं 3 चरणों में इनका संपन्न होती है। पहले चरण, प्रथम वाचन शुरू होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला चरण प्रारंभ होता है। हम देखते हैं कि संविधान सभा के अंदर जब 4 नवंबर 1948 को पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि जो अनुच्छेदों की चर्चा यहाँ हुई है उसमें आप किसी को आपत्ति है या आप इसके संबंध में कुछ बदलाव चाहते हो तो आप बता देना। तो एक बार पढ़ा जाता है, 5 दिन के लिए पढ़ा जाता है, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक पढ़ा जाता है। फिर सभी सदस्यों को द्वितीय वाचन के लिए बुलाया जाता है। अब वाचन काफ़ी लंबा चलेगा, 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। देखिए 15 नवंबर से तो ये शुरू हुआ है 1948 और 17 अक्टूबर तक चला है, तकरीबन 1 साल का समय लगा था। इसमें क्या हुआ था, विभिन्न अनुच्छेदों पर बहस की गई थी, रखना है या नहीं रखना है, प्रस्ताव पारित किए गए थे, बहस हुई, संशोधन हुआ, बहुत कुछ हुआ था। तो ये द्वितीय जो चरण है सर्वाधिक लंबा चलने वाला चरण था। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि संविधान सभा के वाचन के समय कौन सा वाचन सर्वाधिक लंबा चला था, तो वो द्वितीय वाचन था जो सर्वाधिक लंबा चला था। 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ये द्वितीय वाचन होता है। जब द्वितीय वाचन पूरा हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है कि सभी से जो विचार विमर्श करने के बाद तृतीय वाचन और किया जाता है। हमारा तृतीय वाचन शुरू होता है 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। अर्थात जब संविधान लागू हुआ था, अंगीकृत हुआ था, लागू नहीं कह सकते हैं, अंगीकृत हुआ था, तब तक जाकर ये क्या है, संविधान है जो अपने पढ़ा गया था, वाचन किया था। 3 चरणों में इसका वाचन पूर्ण होता है और हम यहाँ से ही देश के संविधान को अंगीकृत कर देते हैं। कुछ अनुच्छेदों के साथ जो हमारा मूल संविधान है वो हमें मिलता है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। देखिए पेपर में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग थे। तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां कर देते हैं। नहीं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाकी की 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची
भू सुधारों से या कहें ऐसे विषय जो काफ़ी कठिन थे उनसे जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी। 11वीं और 12वीं पंचायती राज और नगरीय स्वशासन से जुड़ी हुई थी। तो ये 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी थी। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। संविधान बन के तैयार हो गया था और हमने प्रत्येक कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए हमने संविधान के अंदर समितियां बनाई थी और हमने समितियां बनाकर कार्यों को विभिन्न विभिन्न भागों में बांट दिया। बांटने से हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं कि 15 समितियां बनी थी जिसमें 8 बड़ी थी और बाकी छोटी थी। अब आप कहोगे कुछ किताबें 24 समितियां बताती हैं, कुछ 16 बताती हैं, अलग अलग बताती हैं। नहीं, समितियां 24 ही थी, लेकिन आप देखते हो बड़े स्तर पर 15 समितियां थी और उसके बाद 8 बड़ी थी बाकी छोटी थी। तो हम 24 इनको भी पूरी कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये समितियों के जो अध्यक्ष है उनको आपने ध्यान में रखना है जी। चलिए हम एक एक करके चर्चा करते हैं संविधान की समितियों के बारे में। तो संविधान की पहली समिति अगर हम बात करें, पहली नहीं कहते, हम क्रम के अनुसार करेंगे, जो पहली आएगी मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो हम पहली बात, सबसे मुख्य समिति थी जो थी हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिससे अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका काम था संविधान के प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना, मसौदा तैयार करना, पांडुलेखन तैयार करना। ये इसी का पेपर में मल्टी टाइम पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अगर कोई थे तो वो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। इसके बाद संघीय संविधान समिति, संघ जहां भी आपको दिखे वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कर देना। संघ अर्थात सर्वाधिक जो बड़ी शक्ति है, संघ संविधान, संघ से जुड़े हुए संविधान समिति जो बनेगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे रहेंगे प्रांतीय संविधान समिति। देखो प्रांतीय, प्रोविंस की बात हो रही है, प्रांतों की बात हो रही है, प्रांतों की बात हो रही है। तो प्रांतों का जिम्मा एकत्रित करने का किसे दिया गया था, सरदार पटेल को दिया गया था। इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित नेहरू के बाद अगर कोई बड़ा व्यक्ति था तो वो सरदार पटेल थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। और अगली जो हमारी समिति है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है संघ शक्ति समिति। देखो संघ इस बार फिर आ गया, मैंने ये कहा था संघ जहां भी दिखे आपको वहां पर आंख बंद करके आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देना है। संघ शक्ति समिति, संघ पूरे देश की जो शक्ति को एकत्रित करने का जो कार्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ये बड़ी समितियां हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, 8 बड़ी और अन्य छोटी समितियां थी। इसके अलावा अगली समिति हमारी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और जनजातियां तथा बहिष्कृत क्षेत्रों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। मौलिक अधिकार आप जानते हो जो हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं, ठीक है जी। अल्पसंख्यकों को लिए और जनजातीय है जो कम्युनिटी है, उन सभी को जो अधिकारों से रिलेटेड जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब एक शब्द आया बहिष्कृत क्षेत्र, ये कौन सी है, 1935 का अधिनियम आया था और 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि जो पिछड़े क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व के जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम है, मणिपुर है और त्रिपुरा है, ये जो रियासतें थी इन्हें 1935 के अंदर क्या था, इन्हें रखा गया था बहिष्कृत क्षेत्र अर्थात पिछड़े हुए क्षेत्रों में रखा गया था।
तो उनसे संबंधित जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बहिष्कृत का मतलब ये नहीं है कि किसी को निकाल दिया गया है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना जी। तो ये 5 मुख्य समितियां होगी। अब कुछ उप समितियां आएंगी जिनके बारे में चर्चा करेंगे। उप समितियां मतलब बड़ी समितियों के साथ उनको सहायता देने के लिए कुछ छोटी समितियां भी बनाई गई थी। वो किस प्रकार थी वो भी हम देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, देखिए मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई जो समिति है, और अल्पसंख्यक, वहां मैंने बताया था, एक मिनट यहां देखो, मैंने ये बताया था अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। अल्पसंख्यक कौन होती है? जिनकी संख्या कम हो, जो जनसंख्या में कम हो। अल्पसंख्यक भारत में सिख है, मुस्लिम है, पारसी है, जैन है, बौद्धिस्ट है, ये अल्पसंख्यक है। अब सरदार जो होते हैं, सिख जो होते हैं, वो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो इसीलिए अल्पसंख्यक का सरदार वल्लभ भाई पटेल, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी याद रख लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब उप समिति के अंदर यहां पर आप देखते हो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई जो उप समिति होंगे उसके अध्यक्ष होंगे। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक, ध्यान रखना, उप समिति, पेपर में अगर समिति पूछे तो सरदार पटेल, अगर उप समिति पूछे तो हमें करना है H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी का पूरा नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, और ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। उपाध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी ये रहे थे हरेंद्र कुमार। अब आपको के आना चाहिए, नहीं साहब ये ऐसे लिखते थे कुमार करके, ठीक है जी। तो इस तरीके से अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? H.C. मुखर्जी। इसके बाद उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्रों, जो उत्तर पूर्वी, अगर हम भारत की बात करें तो ये जो उत्तर पूर्वी जो सीमांत क्षेत्र है असम वाला, जो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे गोपी बारदोलाई। ये बनाए गए थे, गोपी बारदोलाई को ये समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अर्थात उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र से जुड़ी हुई जो समिति होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे? उसके अध्यक्ष गोपी बारदोलाई होंगे। ये क्षेत्र असम और जो ऊपर का पूर्वोत्तर का है उससे जुड़ी हुई थी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। हमारा आपसे यही बस इतनी सी विनती है कि अगर आपको अच्छी लगती है तो करना जरूर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए वीडियो की तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगली जो हमारी जो छठी समिति है वो थी प्रक्रिया नियम समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, और राज्यों के लिए जो समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित जो समिति होगी उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ किताबें नियम और संचालन समिति को एक ही कर देते हैं, ये एक नहीं, अलग अलग है। वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है सदन की कार्यवाहियों को चलाने का, वो कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। नियम समिति और संचालन समिति, ध्यान रखना ये पहली समिति थी जो संविधान सभा में बनी थी। नियम और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में ये चल रही थी। आगे हम बात करेंगे छोटी समिति, जो अन्य छोटी समितियां हैं। कार्य संचालन समिति, ध्यान रखना जो संचालन समिति है वो उसके अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
जो संचालन समिति है, कार्य संचालन, जो संविधान सभा का कार्य हो रहा है उसको चलाने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी जी होंगे। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये आप देख सकते हो संचालन समिति, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर इस संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी जी है। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे हम चर्चा करें सदन समिति। सदन समिति को चलाने वाले व्यक्ति थे बी पट्टा भी सीतारमैया जी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जो सदन समिति के अध्यक्ष होंगे, चलाएंगे। इसके बाद वित्त और कर्मचारी समिति, वित्त को संभालने वाली और कर्मचारियों से जुड़ी हुई जो समिति होगी उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि बार बार जवाहरलाल नेहरू, बार बार पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और राजेंद्र प्रसाद जी आ रहे हैं, ये क्या कारण है? कुछ व्यक्ति जो प्रभावशाली थे उन्हें 2 या 2 से अधिक समितियों में सदस्य या अध्यक्ष बनाया गया था। अगले जो हमारे हैं वो हैं संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर संविधान सभा से जुड़े हुई कार्यों से जो समिति होगी जी.बी. मावलंकर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति जो होगी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ध्यान रखना, बहुत सी किताबें झंडा समिति का अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी बताती हैं। जे.बी. कृपलानी ना तो इस समिति के सदस्य थे और ना ही अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राष्ट्र ध्वज समिति, झंडा समिति, कुछ भी पूछे वहां पर आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। इसके बाद मुख्य आयुक्तों के प्रांतों हेतु जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष भी पट्टा बी सीतारमैया, यानी पट्टा बी सीतारमैया इसके अध्यक्ष चुने जाएंगे। जो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से जो जुड़ी हुई होगी उसके अध्यक्ष पट्टा बी सीतारमैया जी को बनाया जाएगा। तो ये हमारे संविधान सभा की जो कुछ अन्य समितियां हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली है समिति उसमें अगर है प्रेस दीर्घा समिति, उषानाथ सेन प्रेस से जुड़ी हुई जो समिति होगी उसके अध्यक्ष होंगे। और इसके बाद हम देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो होगी, प्रारूप संविधान समिति की जांच करने के लिए, यानी प्रारूप समिति की जांच करने के लिए एक अलग से समिति और बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए, प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, लेकिन प्रारूप समिति के कार्यों की जांच करने के लिए उस पर एक और समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति एस वरदाचारी, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति के एस वरदाचारी अध्यक्ष बनाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई जो समिति होंगी उसके अध्यक्ष एस वरदाचारी को बनाया गया था। इसके अलावा संघीय संविधान और वित्तीय प्रावधान संबंधी जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार को बनाया जाएगा। तो ये कार्य क्या करेगी? संघीय संविधान से जुड़ी हुई जो वित्तीय पैसे का जो प्रबंध करने वाली, प्रावधान करने वाली जो समिति होगा उसका नलिनी रंजन को, इसका सरकार को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद नागरिकता संबंधी जो समिति होगी, यानी नागरिकता तदर्थ समिति होगी, उसके अध्यक्ष एस वरदाचारी को बनाया जाएगा। आगे है प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति। इसे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर को इसका अध्यक्ष बनाएगा। ये क्या था, इसका काम क्या था? जो
प्रत्ययपत्र भी कहा जाता है इस समिति को। प्रत्ययपत्र यानी पत्रों से राजनीतिक है, गवर्नर है, उनसे भी पत्र व्यवहार का जो कार्य संभालने वाली जो समिति थी उसे क्रेडेंशियल समिति के नाम से जाना जाता है। और पेपर में पूछा है इसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत कम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक ही नाम है जी, ध्यान रखना। तो ये इसके अध्यक्ष थे। और भाषाई प्रांतों के लिए एक आयोग बना था, भाषाई प्रांतों के लिए आयोग बना था धर आयोग, उसी प्रकार वो बाद में बना था। भाषाई प्रांत आयोग के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे एस के दर को बनाया गया। दर या धर ये दोनों ही आपको नाम मिल जाएंगे। तो एस के दर को बनाया गया था। तो ये हमारे संविधान सभा की जो समितियां हैं उनके बारे में चर्चा की। तो ये कुल 24 समितियां हैं जिसमें 8 बड़ी और अन्य छोटी हैं। इसमें मुख्य है जो प्रारूप समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति, मौलिक अधिकारों से, ये 5 मुख्य हैं। जो 8 बड़ी वाली हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखना और इनको भी आप एक बार ध्यान रख लेना ताकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट आता है आप पूछ सकते हो, आपको सभी का जवाब मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।